गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम पोरीफेरा के बारे में, है ना। इसमें हम पोरीफेरा का इंट्रोडक्शन, पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। पोरीफेरा पोरीफेरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोरस मीन्स टू पोर्स एंड फेरी मीन्स टू बियरर्स। अर्थात पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर्स या पोर बियरिंग एनिमल्स या पोरस बॉडी। ऐसे जीव जिनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र हों, पोर मतलब होता है छिद्र, या जिनका शरीर ही पूरी तरह से छिद्रित हो, उनको हम पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत रख देते हैं। पहले क्या था, पोरीफेरा को हम प्लांट्स मानते थे, पौधे जैसा था, क्योंकि ये एक सुस्त जीव है, एक जगह पे चिपका हुआ रहता है, इसलिए इसको हम प्लांट्स कहते थे। लेकिन इलियास ने स्पॉन्जेस को, पोरीफेरा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्पॉन्ज, है ना, तो स्पॉन्जेस को एनिमल के तौर पे प्रूव किया। और यह जो पोरीफेरा आज हम पढ़ते हैं, इसका नाम रॉबर्ट ग्रांट ने दिया है ना। पोरीफेरंस की पूरी बॉडी चूंकि छिद्रित होती है, इसलिए इसका जो अपीयरेंस है वो स्पॉन्जी होता है, इसलिए इसको हम स्पॉन्ज कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्पॉन्जेस की स्टडी करते हैं, पोरीफेरा की स्टडी करते हैं, उसको स्पॉन्जियोलॉजी या पैराजोलॉजी कहते हैं। यह जो पोरीफेरंस हैं, इनकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो फाइलोजेनेटिकली यह कोइनोफ्लैजिलेट्स स्पेशली प्रोटेरोस्पॉन्जिया से उत्पन्न हुए हैं। प्रोटेरोस्पॉन्जिया को आप नोट कर लेंगे, यह प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की एक संयोजक कड़ी है, एक कनेक्टिंग लिंक्स है, जिससे पोरीफेरा की उत्पत्ति हुई है ना। पहले क्या था, चूंकि पोरीफेरा के अपीयरेंस और उसके सुस्त प्रवृत्ति होने के कारण इसको प्लांट्स के रूप में हम पढ़ते थे, लेकिन बाद में इसके लाइफ साइकिल, इसके फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसको एनिमल्स कहा गया, है ना। अब एक कैरेक्टर्स, फर्स्ट नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं। इस फाइलम के अंतर्गत लगभग 8,838 स्पीसीज हैं। आवास अगर देखें, हैबिटेट, तो मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय प्रकृति के होते हैं, मोस्टली उसमें मराइन होंगे, कुछ स्पीसीज जो हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। स्वभाव अगर देखें तो यह बहुत ही सुस्त, अकेले रहने वाले या समूह बना के रहने वाले जीव हैं। बॉडी शेप को अगर हम देखें तो एकदम सिंपल और इरेगुलर शेप होता है। स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है वो वेरियस शेप और फॉर्म्स की हो सकती है, जैसे वॉश शेप्ड होगी किसी की, फूलदान के आकार की, किसी का सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार, किसी का कप नुमा होगा, किसी का स्फेरिकल या गोलाकार होगा। तो अलग अलग बॉडी फॉर्म्स या शेप इनमें देखने को मिलते हैं। बॉडी सिमेट्री देखें तो रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री दोनों हमको देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है, बाकी मोस्टली एसिमेट्रिकल शो करते हैं। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात इनकी पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई होती है। अगला जर्म लेयर अगर देखें तो स्पॉन्जेस की बॉडी एक्टो और एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक होती है। लोकोमोशन, जितने भी एडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं वो सुस्त प्रकृति के होते हैं, किसी भी आधार से चिपके हुए होते हैं, अर्थात इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, जबकि इनके लार्वा जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, है ना। बॉडी वॉल देखें तो 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। आउटर लेयर को आउटर डर्मल लेयर या पिनेकोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म इसलिए क्योंकि इस लेयर को पिनेकोसाइट सेल्स बनाती हैं, ये एक चपटी कोशिकाएं होती हैं। इसके साथ साथ इनमें पोरोसाइट सेल्स अंडाकार आकार के हमको देखने को मिलते हैं। साइकॉन के केस में अगर देखें तो पिनेकोडर्म जो है 2 भागों में बटा होता है।
बाहर की ओर एक्सोपिनेकोडर्म और अंदर की ओर एंडोपिनेकोडर्म पाई जाती है। एंडोपिनेकोडर्म यह वही लेयर है जो इनकरेंट कैनाल को लाइनिंग करती है। इनर लेयर को इनर कोइनोसाइट लेयर या कोइनोडर्म या गैस्ट्रल लेयर कहते हैं। कोइनोडर्म इसलिए क्योंकि इस लेयर की लाइनिंग कोइनोसाइट सेल्स करती हैं। कोइनोसाइट सेल को कॉलर सेल्स भी कहते हैं। यह एक फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। कोइनोसाइट सेल्स की खोज H.J. क्लार्क ने की थी और यह एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पोरीफेरा की। आउटर पिनेकोडर्म और इनर कोइनोडर्म के बीच, इन दोनों लेयर्स के बीच जिलेटिनस मटेरियल मेसेनकाइम पाया जाता है जो कि नॉन सेल्यूलर होता है। इस मेसेनकाइम में अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। अमीबोसाइट सेल्स से आगे विभिन्न प्रकार की सेल्स का निर्माण होता है। स्पॉन्ज की जो बॉडी होती है उसके बीच में एक बड़ी सी बॉडी कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में यह एक साइकोन की बॉडी है। बाहर यह जो लेयर है ये आउटर एक्टोडर्म है ना, इसी में आपका पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म देखने को मिलेगा और ये है इसकी कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। इसी को अगर हम जूम करके देखें इस लेयर को तो देखिए ये जो चपटी कोशिकाओं से बनी हुई है ये है पिनेकोडर्म की लेयर। इधर जिसमें फ्लैजिला लगा हुआ है ये है कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट सेल, और ये बनाते हैं कोइनोडर्म की लेयर। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच यह जो लेयर है जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, इसलिए इस भाग को हम बोलते हैं मेसेनकाइम। ठीक है, अब देखिए यह जो अमीबोसाइट सेल्स हैं यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्ज की बॉडी के स्केलेटन का निर्माण करते हैं। ऐसे सेल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल बनाते हैं उन्हें कैल्कोब्लास्ट कहेंगे। ऐसे सेल्स जो सिलिका से निर्मित कंकाल बनाएंगे उन्हें सिलिकोब्लास्ट। और ऐसे सेल्स जो स्पॉन्जिन फाइबर्स से स्केलेटन बनाते हैं उन्हें स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। अलग अलग स्पॉन्ज में अलग अलग कंकाल पाए जाते हैं। दूसरा है थीजोसाइट सेल्स। थीजोसाइट सेल का काम होता है भोजन को संग्रहित करना। फेगोसाइटिक सेल का काम होता है अगर कोई बैक्टीरिया या वायरसेस पानी में मौजूद हों तो उनको यह पकड़ करके फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा मार देते हैं। ट्रोफोसाइट्स ये शरीर में भोजन का वितरण करने में मदद करते हैं। आर्कियोसाइट्स ये टोटिपोटेंट सेल्स हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करती हैं। जर्म सेल्स का निर्माण करती हैं, ओवा स्पर्म का निर्माण करती हैं। कोलेनोसाइट सेल्स यह कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्रोमोसाइट सेल्स यह पिगमेंटेड सेल्स होती हैं जो स्पॉन्ज की बॉडी को कलर देती हैं। मायोसाइट सेल यह हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं जिसकी वजह से स्पॉन्ज के शरीर में जो ऑस्टिया हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसके द्वारा पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ग्लैंड सेल्स यह कुछ साइनी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। और जर्म सेल्स यह ब्रीडिंग सीजन के दौरान स्पर्म एंड ओवा का निर्माण करती हैं, है ना। तो अमीबोसाइट सेल्स विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं जो कि मेसेनकाइम में धसे हुए रहते हैं। अब देखते हैं कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में या पोरीफेरा का जो कैनाल सिस्टम होता है वह पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में और प्रजनन में मदद करता है। आगे देखेंगे हम कैसे मदद करता है। कैनाल्स का निर्माण जो है वह इनर वॉल के फोल्डिंग के कारण से होता है। पोरीफेरा में 4 टाइप के कैनाल सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। कैनाल सिस्टम पानी के सर्कुलेशन के लिए बना होता है। इसमें फर्स्ट है एस्कोनॉइड, एस्कॉन टाइप बोल सकते हैं, साइकोनॉइड, साइकॉन टाइप, ल्यूकोनॉइड, ल्यूकॉन टाइप और चौथा है रेगॉन।
एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एस्कोनॉइड। यह सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है जो कि ल्यूकोसोलेनिया स्पीसीज में हमको देखने को मिलता है। आप इधर डायग्राम पे देखिए, है ना, ये ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी है। ये है ऑस्टिया, पूरा शरीर छिद्रित है। ऑस्टिया से शरीर पानी के अंदर प्रवेश करेगा एक नली में, है ना, ये है कैनाल। और कैनाल से आगे शरीर में, प्रत्येक कैनाल से, ये ऑस्टिया से कैनाल में आया, कैनाल से अंदर की ओर ये है स्पॉन्जोसेल, है ना। सब ऑस्टिया से जो पानी कैनाल के द्वारा आ रहा है वो स्पॉन्जोसेल में कलेक्ट हो रहा है और स्पॉन्जोसेल से ऊपर की ओर ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो पानी का ये पथवे हमको देखने को मिलता है ल्यूकोसोलेनिया में, और इस टाइप के कैनाल सिस्टम को हम एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। साइकोनॉइड, साइकोनॉइड साइकॉन में हमको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा हमको ल्यूकोनॉइड्स की तुलना, सॉरी, एस्कोनॉइड की तुलना में हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आता है। देखिए, ये है आपका ऑस्टिया। ऑस्टिया से शरीर पानी जो है वो एक कैनाल में खुलता है जिसको बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। ठीक है, इनकरेंट कैनाल। और ये ऊपर में जिसका बाहरी सिरा बंद है, इस कैनाल को बोलते हैं रेडियल कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में एक मान्यूट सी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो ऑस्टिया से पानी आया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू आया रेडियल कैनाल में, यहाँ पहुंच गया। अब रेडियल कैनाल का यह सिरा तो बंद है, अब जाएगा किधर, तो अंदर की ओर। इस ओपनिंग को बोलते हैं एपोपाइल। तो रेडियल कैनाल से आगे पानी बहता है एपोपाइल के थ्रू और पहुंच जाता है स्पॉन्जोसेल में। ये देखिए, ये सब तरफ से पानी आएगा, कलेक्ट हो जाएगा स्पॉन्जोसेल में, और स्पॉन्जोसेल से ऊपर टॉप पर मौजूद ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये रूट है, पानी डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, प्रोसोपाइल के जरिए वह रेडियल कैनाल में पहुंच जाएगा, एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसेल में, और ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। इस टाइप के कैनाल सिस्टम को साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। अगला है ल्यूकोनॉइड। ल्यूकोनॉइड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मोस्ट एफिशिएंट कैनाल सिस्टम है, और यह स्पॉन्जिला में हमको देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए, आप देख रहे होंगे अंदर में कैसे जाल बना हुआ है ना। देखिए, ऑस्टिया के द्वारा पानी प्रवेश करेगा, यह जो कैनाल है इस कैनाल को बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। ऑस्टिया से पानी इनकरेंट कैनाल पे पहुंचता है, और इनकरेंट कैनाल के द्वारा वह फ्लैजिलेटेड चैम्बर पे पहुंच गया। अब देख रहे हैं आप, ये एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर दूसरे फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जुड़ा हुआ है ना। तो यहां से एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर से दूसरे फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच यह जो नली है इसको बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जो पानी आया है, ये दूसरे फ्लैजिलेटेड चैम्बर को प्रोसोपाइल के जरिए पहुंचा दिया जाता है। अब यहां जो पानी आया है ना, प्रोसोपाइल से, इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर के इधर वाले भाग को देखिए, ये है एपोपाइल, है ना। ऑस्टिया से पानी आया इनकरेंट कैनाल, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से दूसरे फ्लैजिलेटेड चैम्बर को प्रोसोपाइल के जरिए, फिर एपोपाइल, एपोपाइल से, प्रत्येक एपोपाइल से यहाँ पे जब पानी कलेक्ट होगा, ये है एक्सकरेंट कैनाल। ये देखिए, सभी एपोपाइल्स आपस में एक जगह खुल रहे हैं, इस भाग को बोलेंगे एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। इस टाइप के कैनाल सिस्टम को अपन बोलेंगे ल्यूकोन टाइप। अगला है रेगॉन। रेगॉन डेमोस्पोंजिया के लार्वा में हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। तो उत्सर्जन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, प्रजनन में और फीडिंग में। पानी में घुला हुआ भोजन, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन और पानी में घुला हुआ मेल गैमेट स्पर्म।
इन करेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में पहुंचता है। वहीं फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। पानी में घुला हुआ भोजन और ऑक्सीजन को सेल्स में दे दिया जाएगा और अनऑक्सीकृत या कार्बन डाइऑक्साइड को या अनपचे भोजन को जिस रास्ते से भोजन आया था उसी रास्ते से पानी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूरा प्रोसेस, ये जो कैनाल सिस्टम है, इसी के द्वारा एक्सक्रीशन, श्वसन, उत्सर्जन, सारी प्रक्रियाएं इसी के थ्रू होती हैं। अगला है डाइजेशन। स्पॉन्जेस में ना तो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, ना ही माउथ पाया जाता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक एनिमल लाइक होता है। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, है ना। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, सेल के अंदर होता है। और मोस्टली कौन सेल करता है? कोइनोसाइट सेल, है ना। याद करिए, कोइनोडर्म में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, जिनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, इसका काम है भोजन को पचाने का। अब भोजन को पचा तो लिया, अब उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है ट्रोफोसाइट सेल्स, है ना। पूरे शरीर में ये वितरित करेंगी। जितना यूज करना है बॉडी करेगा, जो बच गया उसको स्टोर करता है थीजोसाइट सेल। तो 3 सेल्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, एक डाइजेस्ट करने में, एक डिस्ट्रीब्यूट करने में और एक स्टोर करने में। अगला देखते हैं स्पॉन्जेस का कंकाल। स्पॉन्ज का जो कंकाल होता है वह स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। यह स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या तो सिलिका के या स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं। अलग अलग स्पॉन्ज में स्पिक्यूल्स अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। ये स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन हो सकते हैं, ट्राईएक्सॉन हो सकते हैं, टेट्राएक्सॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। उत्सर्जन और श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह के द्वारा गैसों के सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही कंप्लीट होती है। और स्पॉन्जेस अपनी बॉडी से उत्सर्जी पदार्थ के तौर पर अमोनिया रिलीज करते हैं, इसलिए इनको हम अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पॉन्जेस में कोई नर्वस सिस्टम, कोई ब्रेन नहीं पाया जाता। सेक्सेस देखें तो इनमें जो सेक्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं। ऐसे कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। चूंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों साथ में एक ही जीव में प्रेजेंट हैं, तो हम ये मानते हैं कि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। आप इमेजिन करिए, मेल और फीमेल दोनों साथ में ही है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है इनकी प्रोटोगाइनस कंडीशन। फीमेल गैमेट पहले मैच्योर होती है, पहले निर्मित होती है, जबकि मेल गैमेट का निर्माण बाद में होता है। ऐसी कंडीशन को हम प्रोटोगाइनस कहते हैं। इसको हम सीजनल आइसोलेशन भी कह सकते हैं, जिसके कारण फीमेल गैमेट के निर्माण तो हो जाता है लेकिन मेल गैमेट की अनुपस्थिति में वह फर्टिलाइज नहीं हो पाती। तो किसी दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी से मेल गैमेट स्पर्म पानी की धारा के साथ बहते हुए आता है और मेसेनकाइम में मौजूद जो ओवा है उसको फर्टिलाइज करता है। इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल में बाय फ्रेगमेंटेशन, जैम्यूल फॉर्मेशन और बडिंग 3 प्रोसेस होती हैं। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, बॉडी का कोई भाग कट जाता है तो प्रत्येक कटा हुआ या टूटा हुआ पार्ट एक नए स्पॉन्ज का निर्माण कर देता है ना। जैम्यूल फॉर्मेशन की बात करें तो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें स्पॉन्ज अनफेवरेबल कंडीशन में, जब बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो यह बाहरी बडिंग नहीं बना पाता है ना, तब यह इंटरनल बडिंग करता है।
आर्कियोसाइट सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हुए एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये है बड, जो कि 2 लेयर से घिरी होती हैं, ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। इस संरचना को, इस इंटरनल बड को हम जैम्यूल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को जैम्यूलेशन कहते हैं, है ना। और जैम्यूल का निर्माण फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के थ्रू होता है ना, उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, यह अपने शीर्ष पर मौजूद माइक्रोपाइलर रीजन से बाहर की ओर डिस्पर्स कर दी जाती हैं और प्रत्येक जैम्यूल से एक एक नए स्पॉन्ज का निर्माण हो जाता है। तो यह एक प्रकार से एडाप्टेशन की प्रक्रिया है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस फेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए यह इंटरनल बडिंग या जैम्यूल का निर्माण करती है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सिनगैमी के थ्रू होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के थ्रू। देखते हैं, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, जिसका निर्माण आर्कियोसाइट सेल से होता है। आर्कियोसाइट सेल से ओवा स्पर्म बनेंगे। दोनों का फ्यूजन मेसेंकाइम में होता है। वाटर करंट के थ्रू दूसरे स्पॉन्ज से स्पर्म बहते हुए मेसेंकाइम में पहुंचता है, वहां पे ओवा से फ्यूज करता है और जायगोट का निर्माण कर देता है। जायगोट आगे क्लीवेज से गुजरते हुए, जो कि इक्वल और होलोब्लास्टिक होता है, लार्वल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे साइकॉन में लार्वा देखें तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ल्यूकोसेलेनिया के लार्वा को पेरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं। और यह लार्वल फॉर्म्स जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पानी की धारा के साथ बहते हुए ऑस्क्यूलम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और किसी नए आधार पे चिपक करके यह एक एडल्ट स्पॉन्ज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से गैमीट्स के द्वारा एक नए स्पॉन्ज का निर्माण हो जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, पहले भी बता चुके हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स का निर्माण होता है, जैसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा, पेरेन्काइमुला लार्वा, रेगॉन लार्वा। साथ ही साथ इनमें एक यूनिक फीचर हमको देखने को मिलती है। आर्कियोसाइट्स के कारण मॉर्फोलोएक्सिस फॉर्म में ये पावर ऑफ रिजेनरेशन करते हैं। रिजेनरेशन का एक टाइप है मॉर्फोलोएक्सिस, जिसके द्वारा ये केवल बॉडी फॉर्म में चेंजेस लाते हैं, है ना। तो इनमें कह सकते हैं हम कि इनमें हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन हमको देखने को मिलता है। रेफरेंसेस देखें, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी R.L. कोटपाल, RP यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर S.M. सक्सेना, कॉर्डेड जूलॉजी E.L. जॉर्डन एंड P.S. वर्मा। थैंक यू।